बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक डैट इज़ डिसीज़ कंट्रोल। कल हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड का एक फूड प्रोडक्शन का टॉपिक। आज सेकंड टॉपिक डिस्कस करें डैट इज़ नॉन एज डिसीज़ कंट्रोल। डिज़ीज़ कंट्रोल में हमारे पास जो बायोलॉजी है उन्होंने हमें तीन चीज़ें मेजरली दी हैं। उनमें आ जाती हैं हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन एंड द ड्रग ट्रीटमेंट एंड द जीन थेरेपी। जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो आ जाता है हमारे पास डिज़ीज़ कंट्रोल। डिज़ीज़ कंट्रोल में हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें बायोलॉजी ने दो चीज़ें बताई हैं कि हमारे पास जो डिज़ीज़ है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है और जो डिज़ीज़ है वो कैसे ट्रांसम्यूट होती है। इसकी जो एग्जांपल्स हमारी बुक में दी गई हैं उनमें सबसे पहले एग्जांपल है एड्स, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि हमने आगे चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करना है डिटेल से। ये कॉज किया जाता है हमारे HIV वायरस, जो कि ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है, और ये हमारे फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू ट्रांसफ्यूज़ होता है। और वो सिरिंजेस जो कंटेमिनेटेड ब्लड रखती हों या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें अच्छे तरीके से क्लीन नहीं किया जाता है, और इसलिए हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इन चीज़ों से दूर रहें क्योंकि इसका इलाज अभी तक प्रेजेंटली इनक्योरेबल है ये डिज़ीज़। देन आ जाती है हमारे पास हेपेटाइटिस हमारे पास कॉज करती है, जिसका कॉजेटिव एजेंट है वो है एच वायरस, और ये भी हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 में, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से। और ये ट्रांसमिट हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता है। कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, जो कि सिरिंजेस अगर एक बंदे को लगा दी जाए और दूसरे को भी उसी सिरिंज से लगा दिया जाए तो उसमें HIV पॉजिटिव होने का खदशा होता है और हेपेटाइटिस पॉजिटिव होने का भी खदशा रहता है। और इसका ट्रीटमेंट भी हमारे पास यही है कि डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से दूर रहें। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास वैक्सीनेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है। वैक्सीनाइजेशन सिंपली हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, एक हमारे पास फिजिशिस्ट थे, उनका नाम था हमारे पास एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक को डेवलप किया जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। और इसका जो साल था हमारे पास 1796 था। इसकी डिज़ीज़ थी हमारे पास कॉपॉक्स के जम्स थे, जिसके ख़िलाफ़ इन्होंने हमारे पास सबसे पहले डिज़ीज़ जिसके ख़िलाफ़ वैक्सीन बनी वो थी स्मॉल पॉक्स। देन आ जाती है कि वैक्सीनेशन को वैक्सीनेशन क्यों कहते हैं। वैक्सीनेशन को कहते हैं जैसे कि लैटिन में काउ पॉक्स था तो काउ को कहते हैं वैका लैटिन में, और इसी से वैका से हमारे पास वैक्सीनेशन बन गई। और बहुत सी डिज़ीज़ है जिन्हें वैक्सीनेशन के थ्रू हमने अपनी दुनिया से एलिमिनेट किया है, हम इसका इलाज किया है। उसमें आ जाती है हमारे पास पोलियो, वूपिंग कफ, मीज़ल्स, मम्स एक्सेट्रा, जिन्हें हम वैक्सीनेशन या शूट्स के थ्रू इसको रिलीज़ कर सकते हैं, इसको इस दुनिया से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन किस तरीके से, किस तरह के जर्म से इंसान को या किस लोगों को महफूज रखती है। सिंपली वैक्सीनेशन आप करवा लेते हो तो वैक्सीनेशन सिंपली आपको बैक्टीरियल डिजीज़ या वायरल इन्फेक्शन से महफूज रखती हैं। और कुछ डिजीज़ होती हैं जिनका हम अर्ली लाइफ में लगवा लेते हैं, कुछ वैक्सीनेशन अर्ली लाइफ में करवा लेते हैं, जैसे कि पोलियो है। पोलियो की वैक्सीनेशन 5 साल तक के बच्चे को कहा जाता है कि इसके 2 कतरे पीना लाजमी है, लेकिन अगर कोई बच्चा कतरे ना पिए तो उसको पोलियो का जो आर्ज़ है वो लाक हो जाता है, और इस वजह से कहा जाता है कि ये पोलियो की वैक्सीनेशन बचपन में लगाई जाती है। और जो कुछ डिजीज़ होती हैं सिंपली जो वायरल डिजीज़ है, जैसे मम्स आ जाती हैं और मीज़ल्स आ जाते हैं, अगर एक बंदे को वो हो गई है तो दोबारा कभी नहीं होगी और बंदा खुद ही उससे इम्यून हो जाएगा। इसे भी वैक्सीनेशन कहा जाता है। हमारे पास ये कहा जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स है वो हमने एलिमिनेट की है दुनिया से इसी मेथड के थ्रू। साइंटिस्ट हमारे पास एफर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे पास दूसरी डिजीज़ के खिलाफ भी वैक्सीन बन सके। यहाँ तक कि हमने एड्स के खिलाफ भी वैक्सीन बनाने की कोशिश की है, जो कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ह्यूमंस पे इस्तेमाल भी की जा रही थी। अब डिस्कस कर लेते हैं ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। ड्रग ट्रीटमेंट हमारे पास, हमने क्लास 10 बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी लास्ट चैप्टर, हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। जो नंबर 1 ड्रग हो जाती है वो हमारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जिन्हें हम मेडिसिन कहते हैं, और जो एडिटिव ड्रग्स जिन्हें हम आम ज़बान में ड्रग्स कहते हैं वो हमारे पास निकोटीन आ जाती हैं, हमारे पास सेडेटिव्स आ जाती हैं, एनाल्जेसिक्स वगैरह आ जाती हैं। अगर हमारा पर्सन है, अगर वो बीमार हुआ है, अगर उसे एंटीबायोटिक्स देंगे तो हमारे जो बैक्टीरिया को किल कर देगा। सिंपली जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया को किल करती हैं। देन आ जाते हैं हमारे पास कैंसर। कुछ बीमारियां होती हैं लेकिन
कुछ डिसीज़ेस होती हैं, अगर उसके ख़िलाफ़ आपने रेजिस्टेंस कर दिया है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कर लिया है, तो आप उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे हो तो वो आपको सेहतमंद नहीं करेगी। अब देख लेते हैं हमारे पास कैंसर के पास लिए 2 तरीके इलाज हमारे पास मुश्तमिल है, हमारे पास इलाज इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आ जाती है रेडियोथेरेपी एंड द सेकंड वन आ जाती है कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हमारे पास रेडियो से समझ आ रहा है कि रेडियो से हमारे पास जो रेडियोथेरेपी में हमारे पास रेडिएशन से इलाज किया जाता है, हमारे पास ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर का थ्रू रेडिएशंस। हमारे पास जो फॉस्फोरस 32 है वो स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और जो बीटा और गामा रेज़ है हमारे पास बॉडी के इनसाइड में अगर कैंसर है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें मेजरली हमारे पास कोबाल्ट 60 इस्तेमाल में आता है। देन आ जाते हैं हमारे पास रेडियोथेरेपी को डिस्कस कर रहे थे कि रेडियोथेरेपी में जो कैंसरियस पार्ट है वो पार्ट जिसमें आपके बॉडी का वो पार्ट जिसमें जो हमारे पास कैंसर डायग्नोस हुआ है उसके ऊपर हम शॉर्ट वेव रेडिएशंस करते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल पे कुछ वक्त के लिए, यानी कि कुछ वक्त के लिए हम शॉर्ट वेव रेडिएशंस को उस कैंसरियस पार्ट पर एक्सपोज करते हैं। हमारे पास जो पाकिस्तान में बहुत से सेंटर्स हैं जो रेडियोथेरेपी कर रहे हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कीमोथेरेपी हम लोग मेडिसिन से केमिकल्स के थ्रू ये काम सर अंजाम देते हैं। हमारे पास कुछ एंटी कैंसर मटीरियल्स होते हैं जो पेशेंट्स को रेगुलर इंटरवल्स पर दिए जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये केमिकल्स हमारे पास जो कैंसीरियस है और नॉर्मल सेल्स हैं इन दोनों को हार्मफुल कर देते हैं। देन आ जाती है हमारे पास जीन थेरेपी में हमारे पास जो सबसे नई टेक्निक है जर्म्स का इलाज करने में, जो हमारे पास ये रिफेक्टिव जीन्स को रिपेयर करती है। सिंपली हम लोग वो क्या करते हैं, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नॉर्मल जीन को आइसोलेट करते हैं और इसे होस्ट में इंसर्ट कर देते हैं बोन मैरो के। सिंपली आप जानते हैं कि हमारे पास जो अडल्ट एज से पहले यानी हमारे बचपन में जो रेड सेल्स या हमारे जो सेल्स बनते हैं वो हमारा बोन मैरो बनाते हैं। एज़ यूजुअल जब आप अडल्ट एज में आते हो तो ये सब काम हमारे पास लीवर करता है, और हम लोग उसके अंदर जो बचपन में बोन मैरो सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं उसे हम जीन थेरेपी कहते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास जो लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, डेट इज़ IDM। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। जैसे कि सिंपली इसलिए है कि अगर आपने किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए आपके तमाम रेलिवेंट तरीके, तमाम काबिल तरीके इस्तेमाल कर लिए हैं तो इस मैनेजमेंट को आप इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहेंगे, या आप डेफिनेशन पिछले वाले टॉपिक से भी रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फूड प्रोडक्शन के अलावा और हेल्थ की इंसान की सेहत के अलावा बायोलॉजी ने हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ दी हैं जिससे इंसानियत को फ़ायदा हुआ है। उसमें 2 चीज़ें आप डिस्कस करने लगे हैं, क्लोनिंग एंड द प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग हमारे पास टेक्निक है उस यूजेनिक एम्स को हासिल करने के लिए। यूजेनिक एम्स क्या आ जाती हैं, ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि यूजेनिक एम्स असल में है क्या। यूजेनिक एम्स मीन्स कि इंसानों के दरमियान आप स्पेशल ब्रीडिंग करवाएं ताकि जो डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हासिल कर सकें, और जो करेक्टरिस्टिक्स जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, जो किसी के अंदर डिसेबिलिटी कॉज करते हैं, उसे हम रिमूव किए जाए तो सारे एम्स को हम यूजेनिक एम्स कहते हैं। अब डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमारे पास क्लोन क्या है। क्लोन हमारे पास कोई भी सेल हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, और हमारे पास सेक्चुअली प्रोड्यूस होगा, और तमाम जो मेंबर्स हैं क्लोन के एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे तब तक कि हमारे पास म्यूटेशन ना आ जाए, जब तक हमारे पास कोई चेंज ना आ जाए। जनरली हमारे पास कोई भी नॉर्मल एनिमल हमारे पास नेचुरली क्लोनिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। कुछ इंसेक्ट्स हैं और बहुत से प्लांट्स ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ आम हालात में और कुछ रेगुलरली। मीन्स से कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ आम हालात में भी कर देते हैं और कुछ रेगुलरली भी क्लोनिंग का प्रोसेस शो आउट करते हैं। अब आ जाते हैं कि साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर कैसे किया था। 1997 में साइंटिस्ट थे हमारे पास स्कॉटलैंड में जिन्होंने एक क्लोन की थी शिप को, और कुछ मैमलियन स्पीशीज़ भी क्लोनिंग की जा चुकी हैं। उसमें हमारे पास माइस आ जाते हैं, काउज आ जाते हैं। इस प्रोसीजर में जो न्यूक्लियस है हमारे पास फर्टिलाइज एग का, उससे रिमूव किया जाता है, और जो न्यूक्लियस है सेल ऑफ अ फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल का उस प्लेस में डाल दिया जाता है। जो एल्टर्ड जाइगोट है वो उसको हम एक वूम में डाल देते हैं। वूम मीन्स प्लेसेंटा एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा। वूम मीन्स दैट इज़ यूट्रस में डाल देते हैं जिसमें वो अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा, और जो नया इंडिविजुअल बन जाएगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा जिसका न्यूक्लियस हमने उस सेल में डाला होगा। और जो क्लोनिंग है इससे मल्टीपल कॉपीज़ बना सकती है डिज़ायर्ड जीनोटाइप की, जो इसका एडवांटेज है। ये शो कर रही हूँ मैं आपको कि क्लोनिंग हमारे पास यूजेनिक एम्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग के फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं। अगर देख लें हमारे पास अगर शिप ए है, इसका हमारे पास सोमेटिक सेल है
और अगर शीप BS का फर्टिलाइज्ड एग है। हमने सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस आइसोलेट किया तो हमारे पास ये सेल अलग आ गया और न्यूक्लियस अलग आ गया। फर्टिलाइज एग में हमने आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लियस किया और इसमें हमने सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस डाल दिया और फिर से एक शिप में डाल दिया, वूम बना यानी यूट्रस में इम्प्लांट किया तो इसके अंदर शिप ए ही की क्वालिटीज़ होंगी। अब आ जाते हैं हमारे पास क्लोनिंग के 2 टाइप्स पाई जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास पैटर्नल आ जाती हैं और फ्रेटर्नल, जो कि सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन का 3rd टॉपिक है। क्लोनिंग में आ जाती हैं फ्रेटर्नल ट्विंस एंड दी आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस होती हैं कि अगर होता है कि डिवीजन होती है सिंगल सेल की और वो 2 सेपरेट्स में हो जाता है एम्ब्रियो में, और इसमें हमारे पास आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं। इस टाइप्स की जो क्लोनिंग है वो हमारे पास जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास दोनों पेरेंट्स से आते हैं। और इसके अलावा जो फ्रेटर्नल है उसमें हमारे पास एक जाइगोट नहीं बनता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से स्पर्म्स आते हैं मेल फीमेल एग के पास, और अगर 1 से 2 से ज़्यादा फीमेल मेल स्पर्म्स अगर एग में फ्यूज़ करते हैं तो वो फ्रेटर्नल ट्विंस बना देंगे और दोनों आइडेंटिकली डिफरेंट होंगे। इसे फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। हमारे पास कहते हैं कि मैन हमारे पास अडॉप्ट करता है डिफरेंट टेक्निक्स ताकि हम बहुत सी चीज़ों की पेडिग्री हासिल कर सकें, जैसे कि हॉर्सेस। आ जाते हैं कुछ प्लेसेस में साइंटिस्ट ने कोशिश की है कि हम ह्यूमन एम्ब्रियो को भी क्लोन कर सकें, लेकिन ये कहा ऐसे ट्रांसप्लांट डोनर, लेकिन इस मामले में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, बहुत ज़्यादा ये इलाका मुतनाज़ा है ये इशू, ताकि कि ह्यूमन को क्लोन किया जाना चाहिए या नहीं। अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सिंपली शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है बोर्ड में। ये तीनों टॉपिक जो हमने डिस्कस किए, दैट इज़ बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड में फूड प्रोडक्शन आ जाता है। देन हमारे पास वो आ जाती है ड्रग कंट्रोल, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, क्लोनिंग। ये सारे एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन हैं हमारे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट डिस्कस किया जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि हम जानते हैं जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की है वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसने हमें मदद तो दी है कि हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दें, लेकिन इस तरह इसने हमारे एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमारे पास जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसी भी तरह का जो वेस्ट है हमारे पास एनवायरनमेंट में इंजेक्ट किया जाता है इस इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। जो एफ्लुएंट्स हैं, जो हमारे पास पोल्यूटेंट्स हैं, इसमें साइजेबल अमाउंट होती है। कुछ टॉक्सिक होते हैं, कुछ कार्सिनोजेनिक होते हैं, मीन्स कार्सिनोजेनिक जो कैंसर कॉजेस हों। हैवी मेटल्स जैसे कि लेड आ जाती है ऑटोमोबाइल से, और क्रोमियम आ जाता है हमारे पास स्टैंडर्ड से। हमारी हेल्थ के लिए बहुत हैवी मेटल्स आ जाते हैं जो कि डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास होमवर्क है, हमारे पास बहुत हार्मफुल है हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए। अब आ जाता है जो प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए कि इस चीज़ को अमल करें, इस पर हमारे पास इसके टेलीविज़न के थ्रू से एड्रेस करें ताकि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके और हमारे बायो कंपोनेंट्स को तबाह बर्बाद होने से बचाया जा सके। बायोलॉजी ने हमें बहुत हेल्प की है ताकि हमें इस मसले को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि हम कैसे इस तरीक़ों का इस्तेमाल करें जिससे हमारे माहौल को बचाया जा सके। इसलिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो आ जाती है बायोरेमिडिएशन, जो कि डिग्रेडेशन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की और टॉक्सिक मटेरियल की ड्यूरिंग बाय यूजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसकी जो एग्जांपल हमारी बुक में शॉर्ट की गई है वो है हमारे पास एलजी, जो कि रिड्यूस करती है पॉल्यूशन को, हैवी मेटल्स पे पोल्यूशन को रिड्यूस करती है, जैसे जो कि बायो ऑब्जॉर्व करती है। और हमारे पास इसके अलावा एक जो एग्जांपल आ जाती है एलजी, जो कि हमारे पास रिड्यूस करती है पोल्यूशन को बायो ऑब्जर्वेशन के थ्रू। इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं बायोलॉजिस्ट। हम बस वर्क करें इंडिजिनस स्पीशीज़ क्या होती हैं। इंडिजिनस स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनको एक्सटिंक्ट होने का खदशा हो और इनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। डिस्कस कर रहे थे कि इंडिजिनस स्पीशीज़ डिस्कस कर चुके थे। जो हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो हमारे पास बहुत ही नेशनल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। हमारे पास जो रिवर्स हैं, हमारे पास जो कैनाल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी हैं सिटी सेवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। हाँ, जो पाकिस्तान में फ्रेश वाटर लाइव है वो भी हमारे पास ख़त्म होती जा रही है। हमारे पास जो फ़िश पॉपुलेशन है वो भी तकरीबन तबाही के दाने में पहुंची हुई है। हमें चाहिए कि हम प्रोटेक्टिव मेजर्स लें जैसे जैसे पॉसिबल हो सके। सिटीज़ के अंदर हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो पेट्रोल के थ्रू लेड एग्जॉस्ट करती हैं एटमॉस्फेयर में, और हमारे पास लेड फ्री पेट्रोल लाजिम होना चाहिए।
ये अब हमारे पास चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री में हमारे पास जो एक्सरसाइज से मेजरली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस ही मेजरली पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड के पेपर में। बट हमारे पास एज यूजुअल बायोलॉजी की बात आ जाए तो बायो में मोस्टली क्वेश्चंस हमारे पास अंदर से पूछे जाते हैं, चैप्टर के अंदर से। लेकिन फिर भी हम एक्सरसाइज को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारा एग्जामिनर का क्या भरोसा हमें कुछ भी दे दे। फर्स्ट डिस्कस करते हैं फर्स्ट ब्लैंक, दैट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। ये आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। आ जाती है सेकंड है ब्लैंक, ये स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड, दैट इज नॉन एज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। Dash is the branch of biology which deal with the study of social behavior and the communal life of living organisms, that is social biology. In the dash body, in the human body, only bioelements accounts for 99 of the total mass. All living things and non-living things are formed of simple units that are called atoms and subatomic particles. Various organs in plants and various organ systems in animals are assembled together to form an individual. R dash जी डिस्कस कर रहे हैं 7th 6 जो वेरियस ऑर्गन्स हो चुका था। A dash is a group of organisms of the same species located in the same place at the same time, that is the population. A dash is based upon observations. Dash में आएगा हमारे पास hypothesis. एक hypothesis is the result of deductive reasoning and it be consequence of inductive reasoning. सिंपली ये definitions कॉट आउट की गई थी। ये मैंने सारा इसका निकाला हुआ है ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। देन आ जाते हैं MCQs। अब आ जाते हैं राइट द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर फ्रॉम अ फंगस पेंसिलियम, रॉन्ग। मेंटल डिजीजेज सच एज पोलियो, वुफिंग कफ कैन बी कंट्रोल बाय एंटीबायोटिक्स, नहीं आएंगी हमारे पास, इसमें आएगा वैक्सीन्स। एक्सपोजर टू द स्मॉल पॉक्स वायरस अलाउज द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉपॉक्स वायरस। ये थोड़ा सा किया गया, स्मॉल पॉक्स की जगह कॉपॉक्स आएगा और कॉपॉक्स की जगह स्मॉल पॉक्स आएगा। जो एड्स है कॉज बाय HIV एंड सप्रेस टू कॉन्सेक्चुअल कॉन्टैक्ट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सही है। अब डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस क्या शो कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। इसमें एक आप एग्जाम्पल कोट करेंगे तो 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड आ जाता है हाउ डज ला डिफर फ्रॉम थ्योरी इज, ये हमेशा याद रखिए जहाँ पे डिफर या डिफरेंस या डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आए तो इसको आपको लाइन लगाकर 2 मार्क्स का क्वेश्चन चूँकि हमारे बोर्ड में आता है तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने लाजमी होते हैं। थर्ड पॉइंट है व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ आ जाता है डिफाइन वैक्सीनेशन, ये पढ़ चुके हैं। देन क्लोनिंग पे शॉर्ट नोट, जो कि क्लोनिंग हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। मूव करते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस पे, जो कि हमारे पास कुछ आ जाती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्रांचेस को एक्सप्लेन करें, ये कर चुके हैं हम। फाइलेटिक लीनिएज को एक्सप्लेन करें, ये भी हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। राइट अ नोट ऑन दी फॉलोइंग, कई बार हो जाता है कि बस 2 मार्क्स के नोट्स भी आ जाते हैं तो वो आ जाता है। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड टाइम डिस्कस कर चुके हैं। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी भी डिस्कस कर चुके हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया, वो भी कर लिया। और स्टडी इन दी वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है। 3 पार्ट्स आप सबने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। इसी तरीके से आज से हमारा लेक्चर एंड हुआ। कल अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, बहुत से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच।